12 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ओमान। ओमान के बारे में 12 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों, ओमान एक ऐसा साफ सुथरा मुल्क है जहां गैर मुल्की लोग मुकामी आबादी से कहीं ज्यादा आबाद हैं और इसकी खूबसूरत सफेद रंग की इमारतें, बड़े बड़े बाजार और तारीखी मुकामात और यहाँ पर हर तरफ फैली हुई साफ सुथराई हर साल तकरीबन 3 मिलियन यानी कि 30 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ सैरो तफरी के लिए खींच लाती है। आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के बलोच लोगों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत को ओमानी शहरियत भी हासिल है और ये ओमान की फौज में बाकायदा शामिल भी हैं। ये एक ऐसा अरब मुल्क है जहां औरतों के लिए हर बुध के दिन एक अलग से बाजार भी लगता है जिसमें किसी मर्द को जाने की इजाजत भी नहीं होती। इसके अलावा ओमान की औरतें खास किस्म का नकाब भी पहनती हैं, जिसकी वजह जानकर आपको हैरत का एक झटका लगेगा। और ओमान के हवाले से हमारे मशरकी हमसाए मुल्क भारत ने ऐसी क्या तारीखी गलती की थी जिस पर वो आज तक पछता रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आपको टॉक शॉक चैनल की फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, ओमान का पूरा नाम सल्तनत ऑफ ओमान है और ये अरेबियन पेनिनसुला यानी कि जजीरा नुमा अरब पर वाक़या जनूब मशरकी एशिया का एक मुल्क है। एक अहम खित्ते पर मौजूद होने की वजह से इसे द पर्ल ऑफ अरेबिया यानी कि अरब दुनिया का मोती भी कहा जाता है। ओमान का कुल रकबा 3,09,500 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है, जबकि इसकी सरहदें एक तरफ सऊदी अरेबिया, दूसरी तरफ ओमान और तीसरी तरफ यमन के साथ जा मिलती हैं, जबकि समंदर पार इसकी सरहदें ईरान और पाकिस्तान से मिलती हैं। लेकिन यहाँ आपको एक दिलचस्प बात ये भी बताते चलें कि ईरान के एक शहर का नाम भी ओमान है, जिसकी वजह शोहरत भी सयाहत है और अक्सर लोग इन दोनों शहर और मुल्क के नामों से कंफ्यूजन का शिकार भी हो जाते हैं। अगर सल्तनत ओमान की तारीख की बात की जाए तो इसका जिक्र यूनान की कदीम किताबों में भी मिलता है और 2000 साल पहले इसे ओमाना के नाम से पुकारा जाता था, जबकि अरब ओमानी कबाइल की आमद से यहाँ पर इस्लाम फैला गया और ये कबाइल समंदर से मछलियाँ पकड़कर और भेड़, बकरियाँ, घोड़े और ऊंट पाल कर अपना गुजारा किया करते थे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, अगर ओमान की मईशत की बात की जाए तो ये ऑयल बरामद करने वाला दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है। ताहम यहाँ पर मछलियाँ और खजूरें भी बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करके खतीर रकम कमाई जाती है। ओमान का सालाना GDP 80.61 बिलियन डॉलर था, जबकि इसके शहरियों की औसतन सालाना इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम 14,615 डॉलर था, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 25,57,625 रुपए बन जाते हैं। सयाहत के लिए एक जबरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाले इस मुल्क की अपनी ऑफिशियल करेंसी ओमानी रियाल है, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर करेंसी है। लेकिन आपको ये जानकर भी झटका लगेगा 1970 तक यहाँ पर भारतीय रुपया और मारिया थ्रेसा थालर भी करेंसी के तौर पर चला करते थे, जिसे कि सुल्तान कबूस बिन सईद ने ओमानी रियाल से तब्दील किया। आज एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी करेंसी में 477 पाकिस्तानी के रुपए के बराबर है, जो कि डॉलर और पाउंड और यूरो से कहीं ज्यादा है। और ओमान की मुईशत इतनी मजबूत है कि यहाँ के शहरियों को इनकम टैक्स ही नहीं देना पड़ता, जबकि होटल्स, रेस्टोरेंट्स और टैक्सी ड्राइवर्स आपसे टिप भी नहीं लेते। ताहम ये अपने सर्विस चार्जेस जरूर वसूल करते हैं। और आपको हैरत का एक और झटका ये जानकर भी लगेगा कि जब एक ओमानी शहरी 18 साल का हो जाता है तो हुकूमत इसे बाकायदा घर बनाने के लिए जगह देती है और अगर इसकी आमदनी $1000 माहाना से कम हो तो इसका घर बनाने का खर्चा भी हुकूमत के ही जिम्मे होता है। तो दोस्तों, क्या आप ऐसे मुल्क की शहरियत लेना चाहेंगे जहां पर बगैर पैसा लगाए आप घर बना सकें और वो भी मुफ्त में? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर हमें आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, 1970 से पहले तक सुल्तान सईद बिन तैमूर ने तेल के जखायर यहाँ पर दरियाफ्त होने के बावजूद और एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन होने के बावजूद भी ओमान को खुद साख्ता आइसोलेशन में रखा, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके इक़्तिदार में पूरे मुल्क में एक भी होटल मौजूद नहीं था और यहाँ के मुकामी बाशिंदे इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन फिर सुल्तान के अपने अकलौते बेटे कबूस बिन सईद ने बरतानवी हुकूमत की मदद से अपने ही अब्बा जी का तख्ता उलट दिया और खुद सुल्तान बन गए। और ये वो दौर था जब सुल्तान ने बैरूनी दुनिया से राब्ते बढ़ाने का फैसला किया और मुल्क में सयाहत को भी फरोग दिया। सुल्तान कबूस बिन सईद ने पूरे मुल्क में सैकड़ों पूरा साइज होटल्स तामीर करवाए और हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खसूसी तवज्जो दी। ओमान का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के टॉप के 10 बेहतरीन हेल्थ सिस्टम्स में से एक है, जबकि इसकी सड़कें इस कदर कुशादा और साफ सुथरी हैं कि आपको यहाँ ढूंढने से भी गंदगी नहीं मिलेगी। ये अरब ममालिक में पहला मुल्क था जिसने औरतों को भी वोट डालने का हक दिया और इनकी पार्लियामेंट में औरतों को बाकायदा रुकनियत हासिल है। लेकिन हुकूमत के तमाम इख्तियारात सिर्फ सुल्तान के पास हैं। सुल्तान की ताकत का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सुल्तान अपने मुल्क का हुक्मरान होने के साथ साथ अपने मुल्क का चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस भी है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी खुद ही है, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स और चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बैंक भी खुद ही हैं। यहाँ तक कि अदालतों के जज भी सुल्तान खुद अपनी मर्जी से अपॉइंट
अपॉइंट करते हैं। सुल्तान चाहें तो किसी की भी सजा माफ कर सकते हैं और चाहे तो किसी भी सजा बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन कोई भी इस पर आवाज नहीं उठा सकता। सुल्तान का हुक्म ही हर्फ आखिर समझा जाता है। इसलिए अगर आप भी ओमान जाए तो मौजूदा सुल्तान हैशम बिन तारिक के खिलाफ बात करना तो दूर की बात, 50 साल तक ओमान पर हुक्मरानी करने वाले वहाँ के हर दिल अजीज सुल्तान कबूस बिन सईद के खिलाफ भी आपको बात करने पर सजा हो सकती है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, 1970 से 2020 तक ओमान पर हुक्मरानी करने वाले सुल्तान कबूस ने अपनी पहली शादी अपनी कजन कमीलिया नए सैयदा नवाल बिन तारिक अल सईद से की, जो कि चंद साल तक ही चल सकी। और फिर सुल्तान ने एक भारतीय औरत से शादी की। ताहम दोनों शादियों के बावजूद सुल्तान औलाद की नेमत से महरूम रहे, लेकिन भारतीय औरत से शादी का फायदा भारतीयों ने खूब उठाया और आज ओमान में आपको भारतीयों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर काम करती हुई मिलेगी, खासतौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जो कि इनकी मईशत में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, सुल्तान कबूस के हवाले से आपको एक इंतहाई दिलचस्प बात ये भी बताते चले कि वो क्लासिकल म्यूजिक के बहुत बड़े दिलदादा थे और इनका अपना 120 मेंबर्स का ऑर्केस्ट्रा पूरे मिडिल ईस्ट में शोहरत रखता था और हर अहम मौके पर सुल्तान के साथ बैरूनी दौरों पर भी जाकर अपनी परफॉर्मेंस से सबके दिल जीता करता था। अपने मुल्क को सयाहत के लिए एक जबरदस्त मुकाम बनाने और मुल्क की मईशत को अरूज देने वाले सुल्तान 2014 में कोलन कैंसर यानी कि मैदे के कैंसर का शिकार हो गए थे और इस मुहलक बीमारी में 6 साल तक मुब्तला रहने के बाद 10 जनवरी 2020 को इंतकाल कर गए। इनकी अपनी कोई औलाद ना होने की वजह से ओमान का अगला सुल्तान इन्होंने अपने कजन को बनाने की वसीयत कर दी थी, जो कि इनकी वफात के अगले रोज सरकारी मीडिया पर पढ़कर सुनाई गई। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, ओमान में हर वेडनेसडे यानी कि बुध के रोज औरतों के लिए खास बाजार लगाया जाता है, जहां किसी भी मर्द को जाने की इजाजत नहीं और इस दिन यहाँ पे सिर्फ औरतें ही खरीदारी कर सकती हैं। इन बाजारों को सूक कह के पुकारा जाता है। पूरे मिडिल ईस्ट में ओमान वाहिद मुल्क है जहाँ पर वुमेन्स बाजार मिलते हैं। यहाँ पर औरतों के जेवरात, लिबास, बर्तन, कालीन और बेशुमार ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि औरतें अपने घर के लिए खरीदती हैं। और यहाँ का मशहूर बाजार मुत्तरा सूक है, जिसे मार्केट ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है, क्योंकि इस बाजार की छत और दीवारें ऐसी बनी हुई हैं कि यहाँ पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं सकती। दोस्तों, यहाँ की मुकामी औरतें खास किस्म का निकाब भी पहनती हैं, जो कि बाकी इस्लामी दुनिया की औरतों के निकाब से मुख्तलिफ होता है और इसकी तारीख भी इंतहाई दिलचस्प है। कहा जाता है कि ओमान के एक शहर साला में दुनिया का सबसे बड़ा मैजिशियन यानी कि जादूगर सामरी जादूगर ओमान की खूबसूरत औरतों की शक्ल देखकर इनके पैर के निशानात पर शैतानी अमल करता था, जिसके बाद वो औरतें बेबस होकर इसके पास चली आती थी और वो इनको अपनी हवस का निशाना बनाता था। ये सब कुछ देखकर खूबसूरत औरतों ने इस खास नकाब और लंबे चोगों को ओढ़ना शुरू कर दिया, जिससे इनकी हिफाजत होती थी। तब से ये रवायत चली आ रही है और ओमानी औरतों में ऐसा निकाब पहनने का ट्रेडिशन कायम हो गया। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, बात करते हैं भारत की इस गलती की जिस पर आज तक वो पछता रहा है, और वो है ओमान के साबिक हुक्मरान तैमूर बिन सईद की भारत को गवादर सिटी और पोर्ट को कौड़ियों के भाव बेचने की वो ऑफर, जिसे इस वक्त की नेहरू की गवर्नमेंट ने ये कहकर ठुकरा दिया था कि इस बंजर इलाके में आखिर क्या रखा है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि गवादर का शहर और इसकी डीप वाटर पोर्ट रियासत ओमान का हिस्सा थे और 1947 से ही पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिश थी कि ओमान का ये इलाका पाकिस्तानी गवर्नमेंट किसी तरह खरीद ले। भारत के इनकार के बाद 1958 में पाकिस्तान की इस वक्त की हुकूमत ने इस शहर को और इसकी बंदरगाह को 3 मिलियन यानी कि 30 लाख अमेरिकी डॉलर में ओमान से खरीद कर पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया और आज इसकी बंदरगाह को गेम चेंजर कहा जाता है, जिसने ईरान और यूएई की बंदरगाहों की अहमियत को भी कम कर दिया है। आज भारत अपनी माजी की इस गलती पर बहुत पछता रहा है और गवादर की बंदरगाह के खिलाफ प्रोपोगंडा और बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने में पेश है। माजी में ओमान का हिस्सा होने की वजह से बहुत से बलोच शहरियों को ओमान की शहरियत भी हासिल है और बलोचों की एक बहुत बड़ी तादाद ओमान में रोजगार के लिए मौजूद भी है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, ओमान का सबसे बड़ा शहर इसका दारुल हुकूमत मस्कत है, जिसकी कुल आबादी 15 लाख नफूस पर मुश्तमिल है और इस शहर में ओमान की सबसे बड़ी मस्जिद सुल्तान कबूस ग्रैंड मॉस्क भी मौजूद है, जिसे 6 साल के अरसे में मुकम्मल किया गया। इस जामे मस्जिद का तमाम पत्थर भारत से मंगवाया गया था, जबकि दिलचस्प बात यह है कि इसका कालीन ईरान से खास तौर पर तैयार कराया गया। इस कालीन की खास बात यह है कि इसे 600 औरतों ने 4 साल तक अपने हाथों से तैयार किया है और इस कालीन को वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिंगल पीस कारपेट यानी कि एक ही पीस से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा कालीन होने का एजाज भी हासिल है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि इस कालीन का कुल वजन 23.5 टन है और इसमें कई खूबसूरत रंग इस्तेमाल किए गए हैं। मस्कत दारुल हुकूमत होने के साथ साथ एक पोर्ट सिटी यानी कि बंदरगाह भी है, जहाँ पर मछलियाँ पकड़ना सबसे बड़ा पेशा है। यहाँ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ आपको हर तरफ सफेद रंग की एक जैसी ही इमारतें नजर आएंगी और अक्सर सयाह इनको देखकर कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि इन्होंने जाना कहाँ है, लेकिन यहाँ आपको कोई भी इमारत 8 मंजिला इमारत से ज्यादा बुलंद
नजर नहीं आएगी, जो कि सुल्तान का एक फरमान था। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, अगर ओमान की गलियों, मोहल्ले और घरों के आगे से गुजरते हुए आपको एक खास किस्म की खुशबू महसूस हो तो समझ जाएंगे ये फ्रैंकिनसेंस की खुशबू है, यानी कि लोबान की खुशबू है। एक जमाना था जब लोबान की खुशबू रॉयल फैमिलीज और बादशाह और मुल्कों को तोहफे में दी जाती थी, और आज दुनिया भर में खासकर अरब ममालिक में इसे बेहद पसंद किया जाता है। फ्रैंकिनसेंस के दरख्त यानी कि लोबान के दरख्त ओमान में कुदरती तौर पर उगते हैं, और यहाँ का हर घर सुबह होते ही इसे कोयलों पर जलाकर अपने पूरे घर में इसकी खुशबू फैलाता है। अगर किसी भी घर में आप मेहमान बनकर जाएंगे तो यहाँ का मुकामी कहवा, जिसे लेमन टी भी कहा जाता है, आपको चंद खजूरों के साथ पेश किया जाएगा, जबकि लोबान की खुशबू आपको इसी कमरे से सबसे ज्यादा आएगी जहाँ पर आपको मेहमान बनाकर ठहराया जाएगा। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, दुनिया के बेहतरीन अरबी घोड़े यानी कि अरेबियन स्टैलियंस ओमान में ही पाए जाते हैं, जहां इनकी सबसे ज्यादा ब्रीड तैयार की जाती है। इन घोड़ों के बारे में एक तारीख बयान की जाती है कि ये ज़ादिल रकीब की नस्ल से हैं, जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ से तोहफे में मिला था, और जिसकी वफादारी बेमिसाल थी। इससे कतई नजर के इस बात में कितनी सच्चाई है, इन अरबी घोड़ों की धूम पूरी दुनिया में मची हुई है और तमाम अरबी शाही खानदान इनको बहुत पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि दुनिया की बेहतरीन शिप्स और बोट्स यानी कि बड़े बड़े शिप और कश्तियां ओमान में तैयार की जाती हैं, पूरे यूरोप में इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। ओमान के माहिरीन को बेहतरीन शिप बिल्डर्स कहा जाता है, जिन्होंने महारत अपने आबाओ अजदाद से सीखी, और ये बेहतरीन नेवल शिप्स बनाने के भी माहिर हैं, और इनके बनाए हुए बहरी जहाजों ने हर तरह का टेस्ट पास कर रखा है। ओमानी माहिरीन के बनाए हुए बहरी जहाजों के बारे में ये मशहूर है कि इनका एक एक कोना अटर परफेक्शन का मुंह बोलता सबूत होता है। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, आपको ये जानकर एक खुशगवार हैरत होगी कि दीगर अरब ममालिक की निस्बत ओमान के मुकामी बाशिंदे अपनी तालीम पर खसूसी तवज्जो देते हैं, और इनका लिटरेसी रेट यानी कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का तनासुब 95% है, जबकि यहाँ के मुकामी लोग मेहनती होने के साथ साथ खुश मिजाज भी होते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर क्राइम रेट न होने के बराबर मिलेगा। यहाँ के सख्त कवानीन ने भी ओमान को एक अमन पसंद मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा किया है, जबकि तालीम ने यहाँ की मुकामी आबादी को सुधारने में मरकजी किरदार अदा किया है। ओमानी लोग मेहमान नवाज और हंसमुख होते हैं, और ये बाहर से आए हुए सयाहों को अपने मेहमान बनाने में खुशी महसूस करते हैं। इसके अलावा ओमानी लोग वीकेंड यानी कि हफ्ते का इख्तिताम अपनी फैमिली के साथ करते हैं, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, और इस मकसद के लिए बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, जहाँ पर ये शॉपिंग के अलावा लंच और डिनर भी करते हैं, और फिर रात गए वापस लौटते हैं। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, अगर आप ओमान जाएं तो एक चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ एक अनरिटन रूल मौजूद है कि यहाँ के बाजारों, सड़कों और गली मोहल्लों में साउल हॉकिंग यानी कि बिला वजह बाजा और हॉर्न बजाना सख्ती से मना है, और ऐसा करने वाले शख्स को सख्त सजा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये आम लोगों का पीस डिस्टर्ब करने के मुतरादिफ है और इसे हरगिज पसंद नहीं किया जाता। इसके अलावा ओमान की एक इंतहाई दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ दिन की बजाय रात में काम किया जाता है, क्योंकि यहाँ का मौसम इंतहाई गर्म होता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन और दीगर मेहनत मजदूरी के काम दिन के बजाय रात के टाइम किए जाते हैं, जबकि दिन में ऑफिस वर्क के अलावा हर तरफ सन्नाटा नजर आता है। यहाँ की रातें जागती हैं जबकि दिन सोते हैं। दोस्तों, ओमान के हवाले से अगर आपको कोई